स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कोलीलिथियासिस के बारे में। जो गॉल ब्लैडर के डिसीजेस है उसमें हम लोग 3 डिसीजेस सीखने वाले हैं। पहला कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस। दूसरा सीखेंगे हम लोग कोलीसिस्टाइटिस, कोलीसिस्टाइटिस। एंड तीसरा सीखेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, ये 3 टॉपिक हम लोग आपके गॉल ब्लैडर के डिसीज में पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कोलीलिथियासिस के बारे में। कोलीलिथियासिस के ऊपर जंप करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के आइडियाज देता हूँ। यानी कि आप जब भी आप गॉल ब्लैडर के डिसीज पढ़ते हो उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो रेगुलरली यूज होती है या फिर आप एनकाउंटर करते हो उस चीज़ों से। तो कौन से ऐसे टर्मिनोलॉजीज है जिसकी वजह से आपको ये समझना जरूरी है कि ये बेसिक टर्म का मतलब क्या है। ठीक है, पहली टर्म आती है आपका कोलीलिथियासिस इटसेल्फ। ठीक है, कोलीलिथियासिस का मतलब क्या हुआ? स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में जब भी स्टोन होता है उसे हम लोग कोलीलिथियासिस कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले। दूसरा है कोलीसिस्टाइटिस, कोलीसिस्टाइटिस। इसका मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर या फिर गॉल ब्लैडर की वॉल का इन्फ्लामेशन होना। तीसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं कोलियोस्टैसिस। ठीक है, कोलियोस्टैसिस। कोलियोस्टैसिस का मतलब क्या हुआ? स्टॉपेज या फिर सप्रेशन ऑफ बाइल फ्लो। ठीक है, आपकी नॉर्मल बाइल का जैसे फ्लो होता है उस फ्लो को यहाँ पे स्टॉप होना या फिर सप्रेस होना, उसे हम लोग कोलियोस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो वर्ड है स्टैसिस, स्टैसिस का मतलब यहाँ पे कोई रुकावट पैदा हो रही है। ठीक है, चौथा वर्ड हम लोग सुनते हैं कोलिडोकोलिथियासिस। ठीक है, कोलिडोकोलिथियासिस का मतलब क्या हुआ? स्टोन फॉर्मेशन इन सीबीडी, स्टोन फॉर्मेशन इन सीबीडी, यानी कि आपके कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन का फॉर्मेशन होना, इसे हम लोग कोलिडोकोलिथियासिस कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ टर्म आप पढ़ते हो कोलिडोकाइटिस। ठीक है, कोलिडोकाइटिस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन किसका? इन्फ्लामेशन ऑफ सीबीडी। तो कॉमन बाइल डक्ट का इन्फ्लामेशन होना, इसे हम लोग कोलिडोकाइटिस कहते हैं। ठीक है, सिक्स्थ टर्म जो होती है आप पढ़ते हो कोलेंजाइटिस। ठीक है, कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन बिलियरी ट्रीज। ठीक है, तो बिलियरी ट्री में इन्फ्लामेशन होना, इसे हम लोग कोलेंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, सेवंथ टर्म हम लोग यूज करते हैं कोलेसिस्टोस्टोमी। 2 वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, कोलेसिस्टोस्टोमी एंड कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी। अब इस वर्ड में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ओस्टोमी है वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे एक्टोमी है वर्ड हो जाए। जो आपका लास्ट में जो वर्ड आया ओस्टोमी है और यहाँ पे एक्टोमी। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जब आप कोलेसिस्टोस्टोमी पढ़ते हो उसमें हम लोग ड्रेन ऑफ या फिर ड्रेनेज ऑफ गॉल ब्लैडर कर, मतलब जो भी गॉल ब्लैडर में कंटेंट होगा, पस होगा, म्यूकस होगा या फिर और कुछ चीज जिसे हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं या फिर उसको ड्रेन कर रहे हैं, ऐसी चीज को हम लोग कोलेसिस्टोस्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो कोलेसिस्टोस्टोमी कब करते हैं हम लोग? जैसे कि अगर कोई गॉल ब्लैडर की वॉल डिस्टेंट हो गई किसी म्यूकस की वजह से, पस की वजह से, उसे हम लोग ड्रेन करने के लिए कोई कैथेटर डालेंगे और जिसके थ्रू कैथेटर डाल रहे हैं वो एक ओपनिंग होगा। ठीक है, तो एक स्मॉल ओपनिंग क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू पूरा पस या फिर कोई कलेक्शन बाहर निकलता है, उसे हम लोग ओस्टोमी या फिर कोलेसिस्टोस्टोमी कहते हैं। लेकिन जिस सर्जरी में आप पूरा गॉल ब्लैडर पूरा निकाल रहे हो उसे हम लोग कोलेसिस्टेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो पूरा गॉल ब्लैडर पूरा निकाल रहे हैं तब हम इसे कहेंगे
कोलिसिस्टेक्टोमी। ठीक है, तो ये 8 टर्म आपको क्लियरली ध्यान रखनी है। जब भी आप गॉल ब्लैडर के डिसीजेस पढ़ते हो ये टर्म आपको यहाँ पर मिलती है, कहीं ना कहीं इसका टॉपिक निकल जाता है। हालांकि ये जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैंने डिस्कस करी ये खुद में एक टॉपिक है, ये खुद में एक लेक्चर बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तो उसका एक सिंपल मीनिंग अगर आपको पता होगा तो पैथोलॉजी अपने आप यहाँ पर समझ जाएगी। ठीक है, तो 8 वर्ड हमने देखे। पहला कोलिलिथियासिस, दूसरा कोलिसिस्टाइटिस। कोलिलिथियासिस का मतलब हुआ स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब हुआ इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। थर्ड है कोलिस्टासिस, यानी कि आपका जो बाइल फ्लो होता है नॉर्मली वो स्टॉप होना या फिर सप्रेशन होना। फोर्थ है कोलिडोकोलिथियासिस, कोलिडोकोलिथियासिस यानी स्टोन फॉर्मेशन इन द सीबीडी। फिफ्थ है कोलिडोकाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द सीबीडी। सिक्स्थ है कोलेंजाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द बिलियरी ट्री। सेवंथ है कोलिसिस्टोस्टोमी जिसमें आप ड्रेन कर रहे हो आपके गॉल ब्लैडर को। और आपके कोलिसिस्टेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर की सर्जरी। ये आपके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आज देखने वाले हैं हम लोग कोलिलिथियासिस को। कोलिलिथियासिस का मतलब तो हम लोग समझ गए, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, ये इसका मतलब हुआ। तो डेफिनेशन के तौर पे अगर आपको लिखना है, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन या फिर आंसर लिख रहे हो कोलिलिथियासिस के ऊपर हो, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन में लिखना है फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब यहाँ पे कुछ एटियोलॉजिकल फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं जिसके वजह से आपको ये पता चल जाए कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कॉजेटिव फैक्टर या फिर एटियोलॉजिकल फैक्टर कौन से होते हैं। पहला है आपका मेटाबॉलिक कॉजेस। अब मेटाबॉलिक कॉजेस में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉज होता है आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन का। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन कैसे फॉर्म होते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपका जो लीवर है, ठीक है, आपका जो लीवर है उसमें से आपका कोलेस्ट्रॉल निकलता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सीक्रेट होता है। और ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये कौन से फॉर्म में होता है, ये होता है आपका बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स। तो फॉस्फोलिपिड का एक बाइलेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं यूनिलैमिनार। ठीक है, तो जो लीवर से सीक्रेट हुआ आपका कोलेस्ट्रॉल है वो होता है आपका यूनिलैमिनार, जिसे हम लोग फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब ये हुआ पहला पार्ट। अब इसमें आपका लीवर से दूसरा पार्ट आता है बाइल साल्ट्स का। ठीक है, तो बाइल साल्ट और ये कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों को जो मिश्रण होता है उसे हम लोग मिसीली कहते हैं। ठीक है, माइसीली कहते हैं। और ये माइसीली यहाँ पर आपके कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूबल फॉर्म में यहाँ पर बनाता है। ठीक है, यानी कि अगर ये बाइल साल्ट एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन में आपके कोलेस्ट्रॉल के साथ यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पे नॉर्मली आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सोल्यूबल होता है। ठीक है, सोल्यूबल कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस से होता है जब आपका कोलेस्ट्रॉल यूनिलैमिनार फॉर्म में है और आपका एक बाइल कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर आपका जो बाइल साल्ट है वो एक सेम या फिर आपके जो कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेंट्रेशन उसके रिलेशन में उसका अच्छे से एक रेशियो बना हुआ है। ठीक है, ये रेशियो हम लोग करते हैं कंसिडर 25:1 आपका जो बाइल साल्ट होता है और आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, बाइल साल्ट का और कोलेस्ट्रॉल का जो रेशियो है इसमें हम लोग लेसिथिन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो जो म्यूसिन है लेसिथिन है ये आपके स्टोन फॉर्मेशन पे भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए लेसिथिन और आपका जो बाइल साल्ट है इसका जो रेशियो होता है 25:1, अगर ये यहाँ पे डिरेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। एक तो बाइल साल्ट का जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है 25 प्रमाण में है, अगर ये कम होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो 13 से अगर ये कम होता है, ठीक है, 13:1 यहाँ तक अगर ये रेशियो डिक्रीज होता है तब जाके स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिक्रीज होने के चांसेस क्या है, एक तो बाइल साल्ट का सिक्रेशन कम होगा या फिर कोलेस्ट्रॉल का सिक्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे डिस्टर्ब होगा तो ये जो 13:1 कॉन्सेंट्रेशन या फिर रेशियो है इसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो उसकी पैथोलॉजी कैसे होती है, नॉर्मली तो हमने देखा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है और बाइल साल्ट है ये यहाँ पे मिश्रण बनाएंगे जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से सोल्यूबल है। ठीक है, अब ये कोलेस्ट्रॉल इनसोल्यूबल कैसे होता है, जैसे कि आपका यूनिलैमिनार कोलेस्ट्रॉल था, ये यूनिलैमिनार कोलेस्ट्रॉल था। ठीक है, अब जब ये
रेशियो जब डिस्टर्ब होता है, ठीक है, जो हमने रेशियो क्या देखा 25:1, आपके बाइल साल्ट और कोलेस्ट्रॉल में जो रेशियो था 25:1 था। अगर ये 13:1 तक आता है या फिर डिक्रीज होता है बाइल साल्ट का सिक्रेशन या फिर आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ जाता है, तो होता क्या है, ये आपकी यूनिलैमेलर जो कोलेस्ट्रॉल है ये यहाँ पर ये मल्टीलैमेलर बन जाता है, ठीक है, मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो जो सिंगल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर था ये यहाँ पर मल्टीपल लेयर बनेगा, ठीक है, तो ये मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल कहलाएगा, ठीक है। अब ये मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब आपका जो बाइल साल्ट का सिक्रेशन कम होगा और ये यहाँ पर ये मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण यहाँ पे बढ़ गया, तो ऐसा जो बाइल होता है उससे हम लोग यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड बाइल कहते हैं, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड बाइल या फिर लिथोजेनिक बाइल, ठीक है, लिथोजेनिक बाइल हम लोग इसे कहते हैं। लिथोजेनिक बाइल का मतलब क्या हुआ कि ये जो बाइल है इसमें आपके स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये प्रोसेस हुई और ये प्रोसेस को जो यूनिलैमेलर से मल्टीलैमेलर आपका कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और आपका बाइल साल्ट इसमें मिक्स हो रहा है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लिएशन। क्या कहते हैं हम लोग उसे? न्यूक्लिएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिएशन की प्रोसेस हुई जिसमें आपके यूनिलैमेलर कोलेस्ट्रॉल मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, जो आपके मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल फॉर्म में आपके गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में से गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होते हैं। इससे हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल, ठीक है। अब ये क्रिस्टल क्या करते हैं, यहाँ पर अगेन यूनाइट होते हैं और जैसे ये कोलेस्ट्रॉल के जो क्रिस्टल है ये यूनाइट हो गए, तब एक माइक्रो स्टोन बनता है, ठीक है, माइक्रो स्टोन बनता है। और ये जो क्रिस्टल है इसे हम लोग दूसरा नाम देते हैं स्लज, ठीक है, बिलियरी स्लज जिसे हम लोग कहते हैं। अगर ये स्लज होता है तभी भी यहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये माइक्रो स्टोन में यहाँ पर कन्वर्ट होगा, जो क्रिस्टल होंगे यूनाइट होंगे और एक स्टोन बनाएंगे छोटा, ऐसे मल्टीपल माइक्रो स्टोन मिल के आपका एक लार्ज कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनता है, ठीक है। तो ये बना आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन, ठीक है। तो पैथोलॉजी समझ में आए, यूनिलैमेलर से मल्टीलैमेलर कोलेस्ट्रॉल में आना, उसका जो बाइल साल्ट का जो रेशियो है उसके साथ का वो डिरेंज होना, बाइल साल्ट का सिक्रेशन कम हुआ, वो भी सुपर सैचुरेटेड बाइल बन जाएगा। सुपर सैचुरेटेड बाइल को जिसे हम लोग लिथोजेनिक बाइल भी कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ गया उसकी वजह से डिपॉजिट होता है आपका कोलेस्ट्रॉल एक माइक्रो फॉर्म में जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल। तो मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल जिसे हम लोग कह रहे हैं वो होता है आपका बिलियरी स्लज, ठीक है। तो आपके गॉल ब्लैडर में ये स्लज भी अगर होगा तो भी पेशेंट में सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला प्रोसेस। उसके बाद में क्या होता है, ये जो मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल है अगेन यूनाइट होता है, यूनाइट होकर एक माइक्रो स्टोन यहाँ पर जनरेट करते हैं। जैसे ये माइक्रो स्टोन मल्टीपल फॉर्म में आएंगे, मतलब मल्टीपल माइक्रो स्टोन एक जगह आएंगे, फिर से ये यूनाइट होंगे और आपका लार्ज कोलेस्ट्रॉल स्टोन यहाँ पे फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरह से आपका ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन यहाँ पर जनरेट होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक कॉजेस में आपको क्या ध्यान रखना है, आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन कैसे बनता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर इटियोलॉजिकल फैक्टर है आपका इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है आपका ई कोलाई का, ठीक है। ई कोलाई का नाम आपने सबने सुना होगा। तो ई कोलाई का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है। कभी कभी आपको यहाँ पर सैल्मोनेला भी दिखता है, ठीक है। सैल्मोनेला भी ये बैक्टीरिया पर इन्वॉल्व होता है कभी कभी स्टोन फॉर्मेशन में, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है आपके बाइल स्टैसिस का। अब बाइल स्टैसिस का मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल बाइल का फ्लो है उसमें यहाँ पर रुकावट आना, ठीक है, जिसे हम लोग कोलियोस्टैसिस कहते हैं। तो बाइल स्टैसिस जो होता है वो क्यों होता है, उसके पीछे कुछ रीजन है, जैसे कि आपकी कुछ एस्ट्रोजन थेरेपी चल रही हो, ठीक है। एस्ट्रोजन थेरेपी में भी ये चांसेस होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे इन्वॉल्व होता है आपका प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी में भी कभी कभी आपको बाइल स्टैसिस देखने को मिलता है। तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व होता है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी
लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी ऑन आईवी फ्लूइड्स, तो कोई ऐसा पेशेंट जिसमें आईवी फ्लूइड ज्यादा देर तक चल रहे हैं, तो ऐसे कौन से पेशेंट होंगे जिनमें आईवी फ्लूइड ज्यादा देर तक चलेगा? ऑब्वियसली वो आईसीयू के पेशेंट हो सकते हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कौन से पेशेंट जिसमें आपका एक तो कोई पुराना हिस्ट्री होगा कि जिसमें पेशेंट को कुछ अलग ट्रॉमा या फिर और कुछ सर्जरी हुई है जिसकी वजह से पेशेंट लॉन्ग टर्म बेड रिडन है, ठीक है, और उसमें आईवी फ्लूइड कंटिन्यूअसली चल रहा है, उस पेशेंट में भी आपको बाइल स्टैसिस देखने को मिल सकता है। या फिर ऐसे पेशेंट जिसमें आप टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग टीपीएन कहते हैं, तो टोटल पैरेंट्रल न्यूट्रिशन जिसको चल रहा है, ऐसे पेशेंट में भी आपको बाइल का स्टैसिस देखने को मिलेगा। जब बाइल स्टैसिस होगा तो ऑब्वियसली वो स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो थर्ड फैक्टर आपका आता है बाइल स्टैसिस, ठीक है। चौथा फैक्टर है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया। अब हीमोलाइटिक एनीमिया का रोल क्यों है आपके स्टोन फॉर्मेशन में, उसे समझते हैं। जैसे कि आप हीमोलाइटिक ये वर्ड सुनते हो जिसमें आपके आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तभी जाके एनीमिया क्रिएट हो रहा है, बराबर। जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन जब होता है तब बिलिरुबिन बढ़ेगा, बराबर। तो उसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है, उसमें आपका कैल्शियम डिपॉजिट अगर हुआ तो आपके कैल्शियम बिलिरुबिनेट के स्टोन बनेंगे, ठीक है। कैल्शियम बिलिरुबिनेट के स्टोन फॉर्म होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हीमोलाइटिक एनीमिया भी आपका एक कॉज है आपके स्टोन फॉर्मेशन में। वो कैसे कर रहा है? आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और बिलिरुबिन के साथ आपका यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, तो कैल्शियम और बिलिरुबिन का कॉम्बिनेशन मिलके आपके कैल्शियम बिलिरुबिनेट के स्टोन यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ फैक्टर है आपका सेंट स्ट्राइड। अब सेंट स्ट्राइड का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई तो 3 डिसीजेस इन्वॉल्व होंगे, 3 सिम्टम्स इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंट स्ट्राइड यूज किया है वो आपके 3 डिसीजेस के रिलेटेड में, मतलब कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन तो है लेकिन उसके एसोसिएटेड कुछ और डिसीजेस भी है जिसे हम लोग सेंट स्ट्राइड में काउंट करते हैं। तो कौन से ऐसे डिसीजेस है जिसमें आपको गॉल स्टोन के साथ साथ और भी कंडीशंस मिलती है? पहला तो वैसे तो आपका गॉल स्टोन इन्वॉल्व होगा ही, ठीक है। दूसरा होता है आपके डाइवर्टिकुलम ऑफ कोलन, ठीक है, डाइवर्टिकुलम ऑफ कोलन। और तीसरा आपका हाइटस हर्निया, तो ये तीनों कंडीशन कभी कभी आपको साथ में देखने को मिलती है, इसमें आपको सेंट स्ट्राइड ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सिक्स्थ फैक्टर आपका पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। अब पैरासाइट्स में आपको 2 पैरासाइट्स मेनली देखने को मिलते हैं। पहला है आपका क्लोनोर्किस साइनेसिस, ठीक है। क्लोनोर्किस साइनेसिस एक ऐसा पैरासाइट है जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जनरली फॉरेन कंट्रीज में मिलता है। इंडिया में आपको मिलता है एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस, ठीक है, लम्ब्रिकॉइडस। तो जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस है ये आपको इंडिया में कॉमनली देखने को मिलता है, ठीक है। तो 2 पैरासाइट्स का आपको नाम याद रखना है, क्लोनोर्किस साइनेसिस एंड सेकंड वन इज द एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडस, ठीक है। 7th फैक्टर है आपका ड्यू टू एबनॉर्मल म्यूकस। अब ये जो म्यूकस है, एक तो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो भी हो सकता है, या फिर जो म्यूकस यहाँ पर सिक्रेट हो रहा है उसका स्टैसिस हो सकता है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक तो ओवर सिक्रेशन होगा, या फिर म्यूकस का स्टैसिस, ठीक है। इसकी वजह से भी आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये 7 फैक्टर इटियोलॉजिकल फैक्टर है, आपके स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले फैक्टर है, ठीक है। तो ये कॉजेस भी आप बोल सकते हो या फिर इटियोलॉजिकल फैक्टर भी जिसे आप कह सकते हो। तो कौन से फैक्टर देखा हमने, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक कॉजेस के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन रहे हैं। इन्फेक्शन, 2 तरह के इन्फेक्शन आपको मिलते हैं, ई कोलाई और आपका सैल्मोनेला। बाइल स्टैसिस में आपका एस्ट्रोजन थेरेपी अगर चल रहा है, प्रेगनेंसी है, लॉन्ग टर्म आईवी फ्लूइड या फिर लॉन्ग टर्म टीपीएन पे पेशेंट है, तो उसमें बाइल स्टैसिस के चांसेस बढ़ेंगे, तब जाके स्टोन फॉर्मेशन होगा। हीमोलाइटिक एनीमिया में हमने समझा कि हीमोलाइटिक एनीमिया में आपका बिलिरुबिन बढ़ता है, उसके साथ कैल्शियम डिपॉजिट होता है, कैल्शियम और बिलिरुबिन मिलकर आपके कैल्शियम बिलिरुबिनेट के स्टोन बनते हैं, ठीक है। सेंट स्ट्राइड में 3 डिसीजेस के साथ यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया। पहला आपका गॉल स्टोन है, दूसरा डाइवर्टिकुलम ऑफ द कोलन है, और तीसरा आपका हाइटस हर्निया। ये तीनों डिसीज कभी कभी साथ में मिल सकते हैं आपको।
पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में दो पैरासाइट्स हमने देखे, पहला आपका प्रोनोक्टिस साइनेसिस जो कि आपके फॉरेन कंट्रीज में मिलता है, और एस्केरिस लम्बरिकॉइडस जो कि आपको इंडिया में कॉमनली मिलता है। 7th फैक्टर हमने डिस्कस किया ड्यू टू एबनॉर्मल म्यूकस सेक्रेशन या फिर स्टासिस, दोनों कॉज हो सकता है आपकी स्टोन फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये 7 फैक्टर आपको क्लियरली ध्यान में रखने जब आप कॉजेस की बात करते हो। ठीक है, अब कुछ रिस्क फैक्टर और भी है जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन फॉर्म होना यहाँ पर जायज होता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर है जिसे हम लोग 5F ये निमोनिक्स देते हैं। अब ये जो निमोनिक्स यूज किया है 5F, ये मोस्टली आपको हर किताब में मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, तो 5F यानी कि आपके 5 फैक्टर ऐसे हैं जो F से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि रिस्क फैक्टर है। कौन सा पहला फैक्टर है आपका फैट। ठीक है, तो पर्सन वो फैटी होना चाहिए। दूसरा फर्टाइल यानी कि वो फर्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है आपका 40। ठीक है, 40 मतलब उसका एज यहाँ पर कंसीडर करना है 40 के लगभग। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया 40 यानी कि ऐसा नहीं कि वो उसका एज सिर्फ 40 होगा। ठीक है, तो उसके आसपास अगर 40 to 45 हो सकता है या फिर 35 to 40 हो सकता है, इसीलिए 40 ये ऑन एन एवरेज यहाँ पर एज डिस्कस किया। 4th फैक्टर फीमेल, तो मोस्टली फीमेल फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है। जनरली फीमेल में स्टोन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और 5th फैक्टर है आपका फेयर। तो जो 5F ये जो रिस्क फैक्टर बताया उसमें आपके 5 कंटेंट है या फिर 5 कंस्टिट्यूएंट है। कौन सा पहला फैट होना चाहिए, दूसरा फर्टाइल फीमेल होनी चाहिए वो, और एक तो उसका एज 40 तक होना चाहिए, और आपका 5th फैक्टर आपका फेयर होना चाहिए। ठीक है, तो जनरली ये जो 5 फैक्टर एक जगह आएंगे तो उसमें स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मेल में यहाँ पर गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं मिलेंगे, मेल में भी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन उससे कंपैरिजन में अगर आप फीमेल को देखोगे तो फीमेल में ये ज्यादा मिलते हैं। और उसमें भी कुछ कैटेगरीज और ऐड करिए, जो फीमेल फैटी है, जो फीमेल फर्टाइल है, मतलब जिनके बच्चे हैं। ठीक है, अगर उसकी एज 40 के लगभग है उसमें भी चांसेस है, और जो फीमेल फेयर होती है ऐसे पेशेंट में, ऐसे फीमेल में रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर आपको 5F करके याद करना है। अब कभी कभी ना ये जो फेयर वर्ड है ना आपको दिखेगा नहीं, वहां पे फ्लैचुलेंस। ठीक है, फ्लैचुलेंस ये भी वर्ड यूज किया है कहीं कहीं पे। ठीक है, तो लेकिन आपको ये ही 5 वर्ड आपको याद रखना है। तो फ्लैचुलेंस या फिर फेयर दोनों याद रख सकते हो, लेकिन फ्लैचुलेंस ये एक्चुअली एक सिम्टम है। ठीक है, ये रिस्क फैक्टर नहीं है, तो ये सिम्टम है, इसलिए यहाँ पर इसको काउंट नहीं करते हम लोग। अब देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। बेसिकली आपको 3 टाइप्स देखेंगे आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन के। पहला आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन का टाइप होगा, दूसरा होगा पिगमेंटेड स्टोन। पिगमेंटेड स्टोन में आपको 2 टाइप दिखते हैं, एक तो ब्राउन और एक होते हैं ब्लैक। ठीक है, तो 2 टाइप के आपके पिगमेंटेड स्टोन होते हैं, और तीसरा है मिक्स, यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन भी दिखेंगे और कुछ ब्राउन स्टोन भी आपके पिगमेंटेड स्टोन भी दिखेंगे, या फिर आपको जो पिगमेंटेड स्टोन है वो आपको ब्राउन दिखेंगे कुछ, और आपके जो ब्लैक कलर के स्टोन है वो भी दिखेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो मिक्स टाइप के स्टोन होते हैं वही ज्यादा क्वांटिटी में आपको दिखते हैं। ठीक है, इसका प्रीवैलेंस थोड़ा ज्यादा, 80 to 90% पेशेंट में आपको मिक्स टाइप के ही स्टोन दिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको अगर देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर लेते हैं। आपका जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखते हैं। पहली है आपका दे आर यूजुअली सिंगल एंड लार्ज। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो डायग्राम है दे आर द कोलेस्ट्रॉल स्टोन। ठीक है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। अब ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसमें कभी कभी हर बार आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको कभी कभी पूरा ये सॉफ्ट मिल जाता है। ठीक है, इसका कंसिस्टेंसी कभी कभी आपको सॉफ्ट मिल जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज कभी कभी आपको ये कुछ इस तरह से, जैसे कि आप इंडियन मोतीचूर लड्डू देखते हो, सेम उस तरह से इसके एलिवेशंस या फिर इसके थोड़े से जो आपको पार्ट्स नजर आते हैं, ये कुछ मोतीचूर लड्डू जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो सेम आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल स्टोन एक तो सॉफ्ट हो सकता है, या फिर इसके जैसे एलिवेशंस आपको कभी कभी उस पर नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला फैक्टर आपका या फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, यूजुअली दे आर सिंगल एंड लार्ज। इसका जो साइज होता है 2 to 4 सेंटीमीटर तक इसका साइज हो सकता है। व्हेन मल्टीपल दे आर फैसेटेड, तो जब भी ये मल्टीपल होंगे तो उसमें फैसेशन नजर आएंगे या फिर फैसेटेड होंगे। ठीक है, तो ये फैसेटेड आपके स्टोन जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हेन दे आर मल्टीपल इन नंबर दे आर फैसेटेड। ठीक है, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन है। ठीक है, कंसिस्टेंसी कैसे होंगे इसके, फॉर्म टू हार्ड इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और ये रेडियो प्रोड्यूसर होते हैं। तो 5 फैक्टर है आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन के। कैसे है, पहला है यूजुअली सिंगल और लार्ज, दे आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन साइज, व्हेन मल्टीपल दे आर फैसेटेड। ठीक है,
और जब ये इसके कंसिस्टेंसी पे आते हैं वो उसकी फर्म टू हार्ड कंसिस्टेंसी हम लोगों को मिलती है और दे आर रेडियोलिसेंट। ठीक है, ये 5 फैक्टर आपको कोलेस्ट्रॉल स्टोन में याद रखना है। ठीक है, अब ब्लैक स्टोन देखते हैं। ब्लैक स्टोन क्या है? पिगमेंटेड स्टोन का एक टाइप है। ब्लैक स्टोन में क्या है? दे आर मल्टीपल, मोर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। जब नंबर बढ़ रहा है तो साइज इसका स्मॉल हो रहा है। ठीक है, दे आर 0 to 1.5 सेंटीमीटर इन साइज। तो जो साइज है आपका, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन आपके 2 to 4 सेंटीमीटर तक थे, ये 0.2 to 1.5 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। ठीक है, क्रम्बल्ड ऑन टच, अगर आप इसको टच करोगे दे आर क्रम्बल्ड ऑन टच, और ये रेडियो ओपेक होता है। ठीक है, तो रेडियो ओपेक होते हैं, यहाँ पे डबल वर्ड आया है, रेडियो ओपेक होते हैं। जैसे कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन है वो रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, आपके ब्लैक स्टोन रेडियो ओपेक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कुछ अनार से जैसे कुछ सीड्स निकल गया हो वैसे ही आपको दिखेंगे, लेकिन इसका जो नेचर है ये कैसा है? क्रम्बल्ड ऑन टच है। ठीक है, नंबर्स मोर होते हैं, यानी कि ये नंबर में ज्यादा होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। ठीक है, और ये मल्टीपल ही आपको मिलते हैं। ये ब्लैक स्टोन हो गए। अब ब्राउन स्टोन, ब्राउन स्टोन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? ब्राउन स्टोन दे आर लैमिनेटेड, ठीक है, सॉफ्ट एंड ग्रीजी, 0.2 to 1.5 सेंटीमीटर इन साइज एंड इजी टू क्रश एंड दे आर रेडियोल्यूसेंट। तो ये 5 फैक्टर आपको याद रखने। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये कैसे आपको एकदम ग्रीसी नजर आ रहे हैं, बराबर, सॉफ्ट है, ग्रीसी है, लैमिनेटेड यानी कि थोड़े से चमकीले नजर आएंगे आपको, लैमिनेटेड दिखेंगे, और इसका जो साइज होता है 0.2 to 1.5 सेंटीमीटर होता है। दे आर इजी टू क्रश, सॉफ्ट है, ग्रीजी है और इजी टू क्रश। तो अगर आप इसको क्रश करोगे तो इजीली क्रश हो जाएंगे। ठीक है, और दे आर रेडियोल्यूसेंट। तो जैसे कि आपके कोलेस्ट्रॉल के स्टोन थे वो भी रेडियोल्यूसेंट थे, और आपके ब्राउन स्टोन ये भी रेडियोल्यूसेंट होते हैं। अब ये हुए इसके कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि आपके जो भी स्टोन के टाइप्स है, 3 टाइप्स हमने देखे अभी। ठीक है, 3 कौन से? एक तो आपके कोलेस्ट्रॉल स्टोन है, दूसरे है आपके पिगमेंट स्टोन, और तीसरे है मिल्क स्टोन। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया कोलेस्ट्रॉल के स्टोन। पिगमेंट में हमने डिस्कस किए 2, एक तो ब्लैक और दूसरे है ब्राउन। ठीक है, और कभी कभी आपको जो मिक्स टाइप के स्टोन है, ज्यादातर यही मिलते हैं, उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा और आपके पिगमेंटेड स्टोन भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये मिक्स टाइप के स्टोन होते हैं। देखो 3 आपके ये स्टोन के टाइप्स आपको याद रखने हैं। अब जब ये स्टोन फॉर्मेशन हुआ उसका इम्पैक्ट कहाँ का होता है? जैसे अगर स्टोन है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, तो इसका इफेक्ट गॉल ब्लैडर पे होगा, बराबर। पहला इफेक्ट तो गॉल ब्लैडर पे होना क्योंकि उसी में यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ये इसकी वजह से क्या हो सकता है? अगर ये स्टोन आगे यहाँ पर निकल गया और आपकी गॉल ब्लैडर की नेक से आपके सीबीडी में आ गया, ठीक है, अगर ये सीबीडी में आ गया तो सीबीडी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा उससे डिस्कस कर लेते हैं। या फिर मान लो ये किसी फिस्टुला की वजह से आपके इंटेस्टाइन में आ गया, ठीक है, इंटेस्टाइन में आ गया, तो आपके इंटेस्टाइन में इसका क्या इम्पैक्ट होता है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इसके इम्पैक्ट को देखेंगे आपकी गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर में इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? पहला इम्पैक्ट है आपका साइलेंट स्टोन, यानी कि कुछ सिम्टम्स थे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। तो साइलेंट स्टोन क्या होता है? अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास आया जिसमें आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लक्षण मिल रहे हैं, ठीक है, तो अपेंडिसाइटिस को आप यहाँ पे जब डायग्नोस करें तो उसका डायग्नोसिस तो मोस्टली क्लिनिकल होता है, लेकिन एक आपको रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग होनी चाहिए एज अ प्रूफ आपके पास। इसीलिए आप क्या करते हो? अल्ट्रासोनोग्राफी यानी कि आपकी यूएसजी एब्डोमेन करा लेते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब अपेंडिसाइटिस के लिए यूएसजी करो, या फिर कोई और एग्जांपल लो, जैसे कि आपके रीनल स्टोन है, तो रीनल कोलिक करके अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया, जब उसमें आप सोनोग्राफी करते हो तो आपको कोई स्टोन किडनी में भी नजर आता है, और एक्सीडेंटल फाइंडिंग ऐसा होता है कि कभी कभी आपको गॉल ब्लैडर में भी स्टोन नजर आता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि जो किडनी स्टोन की पेशेंट है उसी में नजर आता है, कोई भी पेशेंट मान लो जिसमें अगर एब्डोमिनल पेन की पैथोलॉजी कोई और थी जिसके लिए आपने एक अल्ट्रासोनोग्राफी करी और उसी टाइम पे आपको एक्सीडेंटली आपको एक स्टोन गॉल ब्लैडर में भी मिल जाता है। तो ये जो स्टोन होता है जो साइलेंट होता है, साइलेंट का मतलब क्या हुआ? दे आर असिम्टोमेटिक। पहले ये असिम्टोमेटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि कोई सिम्टम यहाँ पे आपको दिखता नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका नेचर क्या हो सकता है? दे आर कोलेस्ट्रॉल इन नेचर। ठीक है, तो मोस्टली ये कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं और ये सिंगल होते हैं। ठीक है, तो साइलेंट स्टोन के 2-3 फीचर आपको याद रखने हैं। पहला, दे आर असिम्टोमेटिक,
मोस्टली असिम्टोमेटिक। ऐसा नहीं कि साइलेंट स्टोन होना यानी कि वो असिम्टोमेटिक ही रहेगा, कुछ दिन के बाद इसके इफेक्ट आपको दिखने लग सकते हैं। तो पहला असिम्टोमेटिक, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल के स्टोन हो सकते हैं ये मोस्टली, और ये सिंगल होते हैं, ठीक है, तो ये मल्टीपल नहीं होंगे। ये पहले साइलेंट स्टोन जिसे हम लोग कह रहे हैं वो साइलेंट स्टोन होता है। दूसरा यहाँ पे इम्पैक्ट होता है फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया। अब ये जो फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया होता है, जिसमें अगर मान लो कोई फीमेल ऐसी है जिसमें गॉल ब्लैडर का स्टोन है, उसमें कुछ सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं जिसे हम लोग फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया की कैटेगरी में काउंट करते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, एक तो पहले बेल्चिंग होता है, ठीक है, ब्लोटिंग होता है, या फिर पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, एब्डोमिनल फुलनेस होता है। तो ये 4 सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया में। क्या क्या है, बेल्चिंग है, ब्लोटिंग है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है और एब्डोमिनल फुलनेस लगता है। और ये कब होता है, ये मोस्टली होता है फैटी फूड कंज्यूम करने के बाद, ठीक है। फैटी फूड का जब कंजप्शन करती है फीमेल या फिर कोई पेशेंट ऐसा जो कि ऑलरेडी रिस्क फैक्टर में है, तब आपको ये सिम्टम्स नजर आएंगे, बेल्चिंग होगा, ब्लोटिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा या फिर एब्डोमिनल फुलनेस होगा। जब वो फैटी फूड का कंजप्शन करेंगे उसके बाद में ये अगर सिम्टम दिख रहे तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपको गॉल स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर हुआ। थर्ड फैक्टर आता है आपका गॉल स्टोन कोलिक। अब ये मोस्टली आपके पेशेंट में जो साइलेंट स्टोन होता है उसमें तो ज्यादा दिखेगा नहीं, लेकिन अगर कोई स्टोन इम्पैक्टेड है, इम्पैक्टेड यानी कहीं फंसा हुआ है, तब जाके ये गॉल स्टोन कोलिक हो सकता है। जैसे आपका रीनल कोलिक होता है, ठीक है। रीनल कोलिक का मतलब क्या होगा कि स्टोन कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हुआ और उसकी वजह से कोली की पेन हुआ, तब हम लोग उसे रीनल कोलिक कहते हैं। तो सेम यहाँ पे आपके गॉल स्टोन में होता है, जब गॉल स्टोन का पेशेंट, अगर गॉल स्टोन यहाँ पे इम्पैक्टेड है यानी कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तब पेशेंट में सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है। और ये जो एब्डोमिनल पेन है ये मोस्टली कहाँ होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, ठीक है। जो हमने 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन देखा था उसमें हमने राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के बारे में डिस्कस किया है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में ये पेन ज्यादा होता है। दूसरी चीज, ये पेन रेडिएट करता है, ठीक है, ये रेडिएट्स टू राइट शोल्डर एंड बैक, ठीक है, ये रेडिएट करता है राइट शोल्डर और बैक रीजन पे। तो पेन तो जनरली राइट साइड ऑफ द हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है, लेकिन ये आपके बैक साइड और आपके राइट शोल्डर को ये यहाँ पर रेडिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्टली जो पेन का नेचर है या फिर पेन का जो टाइमिंग होता है वो मोस्टली नाइट टाइम पे होता है, ठीक है। ये नाइट टाइम पे होने का रीजन क्या है, क्योंकि जब भी अगर कोई स्टोन है नॉर्मल कंडीशन में वो आपकी गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर मान लो यहाँ पे ये स्टोन प्रेजेंट है, तो जब आप सुपाइन पोजीशन में हो तो आपका बाइल नॉर्मली फ्लो कर रहा है, तो ये स्टोन जो होगा ये यहाँ से फ्लो करके आपकी इन्फंडिबुलम में आएगा, ठीक है। जब भी ये इन्फंडिबुलम में आता है तो मोस्टली आपके इन्फंडिबुलम में फंसने के चांसेस होते हैं या फिर आपके नेक के रीजन में फंसने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो 2 साइड्स मोस्ट कॉमन होती है, जैसे कि आपका हार्ट्समैन पाउच जिसे हम लोग इन्फंडिबुलम ऑफ द गॉल ब्लैडर कहते हैं, या फिर आपका नेक का रीजन जो कि थोड़ा नैरो होता है और यहाँ पे ये स्टोन फंस गया मान लो, तो उसकी वजह से जो पेन होता है वो सीवियर पेन होता है, वो आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। तो मोस्टली ये क्या है, नाइट टाइम का पेन होता है ये, और ये सुपाइन पोजिशन में जब पेशेंट होता है, ये सुपाइन पोजीशन या फिर रेस्टिंग पोजीशन में ये पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये एपिसोडिक हो सकता है या फिर कंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। इसका नेचर और क्या है, इट कैन बी कंटिन्यू फॉर मिनट्स टू आवर, ठीक है। मिनट्स टू आवर में ये यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है या फिर एपिसोडिक भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए पेन कम हुआ, अगर ये इन्फेक्शन निकल गया फिर स्टोन यहाँ पे फिर से वापस अगर स्टोन आपकी गॉल ब्लैडर में आ गया, जनरली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर फ्लो ज्यादा हुआ बाइल का और उसकी वजह से ये स्टोन यहाँ पे जो फंसा तो वापस आपकी गॉल ब्लैडर में आ गया, तो पेन कम हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एपिसोडिक भी कहा गया है, ठीक है। तो ये आपका गॉल स्टोन कोलिक है। अब इसके बाद में जो दूसरा यहाँ पर आपके गॉल स्टोन में इफेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर में इफेक्ट होता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। तो स्टोन की वजह से पेशेंट में आपको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस भी देखने को मिलेगा। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का मतलब हमने ऑलरेडी समझा था, इसमें आपके गॉल ब्लैडर वॉल को इन्फ्लामेशन हो रहा है।
ठीक है। क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस, क्रोनिक यानी कि बहुत दिन से ये पैथोलॉजी चलती आ रही होगी, ठीक है, जिसमें आपको गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है जिसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर वॉल जो क्रोनिकली इन्फ्लाम हो चुकी है, तो उसे हम लोग क्रोनिक कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। म्यूकोसिल ऑफ द गॉल ब्लैडर, म्यूकोसिल का मतलब क्या हो, मान लो कि ये आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है, ये गॉल ब्लैडर में यहाँ पे स्टोन इम्पैक्ट है और इसकी वजह से पूरी वॉल यहाँ पर इन्फ्लाम्ड है। अब यहाँ से क्या होगा कि जो गॉल ब्लैडर वॉल से आपका जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है ये नॉर्मली आपके बाइल के साथ फ्लो हो रहा था। अब यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो ये म्यूकस यहीं कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये जब म्यूकस कलेक्ट होगा तो जो गॉल ब्लैडर की वॉल है वो डिस्टेंड हो जाएगी, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर की वॉल पे प्रेशर आएगा और ये डिस्टेंड होने लगेगी, ठीक है, ये प्रेशर बाहर की तरफ यहाँ पर एक्सर्ट करेगा और ये गॉल ब्लैडर की वॉल को यहाँ पर डिस्टेंड करेगा और ये जो डिस्टेंशन होता है उसी की वजह से पेशेंट में पेन होता है। तो ये जो कलेक्शन हुआ म्यूकस का और आपके गॉल ब्लैडर वॉल का डिस्टेंशन हुआ उसी को हम लोग म्यूकोसिल कहते हैं, ठीक है। तो म्यूकोसिल ऑफ गॉल ब्लैडर ऐसी टर्म भी आप बेसिकली पढ़ते हो, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आपका इम्पाइमा, इम्पाइमा का मतलब क्या है, यहाँ पे जो जैसे कि यहाँ पे म्यूकोस कलेक्शन हुआ था, सेम म्यूकस की जगह पे पस कलेक्शन अगर होता है तो बेसिकली पहले म्यूकोसिल हो सकता है उसके बाद में भी कलेक्शन हो सकता है पस का, या फिर पहले कलेक्शन हो सकता है म्यूकस ना होके डायरेक्टली पस भी हो सकता है। अगर मान लो ये म्यूकस कलेक्शन हुआ इसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हुआ तो यहाँ पे पस कलेक्ट हो सकता है। तो ये जो पस कलेक्शन हुआ उसे हम लोग कहते हैं एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो एम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर ये भी इफेक्ट है आपके गॉल ब्लैडर में, आपके ब्लैडर के गॉल ब्लैडर के स्टोन का, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका सीए गॉल ब्लैडर। अब कोई कंडीशन बहुत ज्यादा दिन से चल रही है, क्रोनिक हो गई है, ठीक है, उसकी वजह से आपके गॉल ब्लैडर में कार्सिनोमा के भी चांसेस होते हैं, तो कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर ये भी एक फैक्टर हो सकता है आपके गॉल ब्लैडर में। और नेक्स्ट फैक्टर आपका मेरेजिस सिंड्रोम, जो मेरेजिस सिंड्रोम है ना ये भी आपके 4 टाइप का होता है। पहले मेरेजिस सिंड्रोम का मतलब समझो कि अगर कोई स्टोन, मान लो ये स्टोन यहाँ पे था पहले, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक स्टोन था और ये यहाँ से फ्लो होके आपके इन्फेंटिबुलम में आ गया, ये आपका इन्फेंटिबुलम है और ये आपके सिस्टिक डक्ट का पार्ट है। अगर ये यहाँ पे भी इम्पैक्ट होता है या फिर यहाँ पे भी इम्पैक्ट होता है, ठीक है, इम्पैक्ट का मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, यहाँ से जितना बाइल फ्लो होना था वो नहीं होगा और जो ऊपर से बाइल आ रहा है या फिर आपकी जो राइट हिपैटिक डक्ट है ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, ये दोनों मिला के क्या करती है आपकी कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और आपकी सिस्टिक डक्ट मिला के आपके बनती है सीबीडी, ठीक है। तो ये जो स्टोन है इसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बिलियरी ट्री पे होने वाला है, तो आपकी सीबीडी में भी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, आपकी सीएचडी यानी कि कॉमन हिपैटिक डक्ट में भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा और ये पूरा पार्ट यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिससे हम लोग ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग मेरेजिस सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें आपका स्टोन इम्पैक्टेड है, ठीक है, इम्पैक्टेड स्टोन है जिसकी वजह से ये मेरेजिस सिंड्रोम हो रहा है। अब ये जो मेरेजिस सिंड्रोम है इसके 4 टाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ये 4 टाइप के मेरेजिस सिंड्रोम होते हैं। पहला जो होता है, पहले टाइप में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जो स्टोन है वो इम्पैक्टेड है, ठीक है, इम्पैक्टेड स्टोन है, ठीक है। सेकेंड टाइप में हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, मान लो कि ये जो स्टोन इम्पैक्ट हुआ या फिर यहाँ पे इन्फेंटिबुलम में या फिर आपके सिस्टिक डक्ट में, तो जो इसकी वॉल की थिकनेस है, अगर ये स्टोन ज्यादा देर तक एक ही जगह पे रहेगा तो क्या करेगा, ये प्रेशर क्रिएट करेगा, प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वॉल में नेक्रोसिस हो जाएगा। जब ये नेक्रोसिस होगा तो वॉल का इरोजन होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ये वॉल का इरोजन होता है, अगर ये 1/3 थिकनेस को इरोड कर रहा है, ठीक है, 1/3 इरोजन हो रहा है आपके वॉल का, 1/3 पार्ट ऑफ इरोजन, तब इसे हम लोग सेकंड पार्ट कंसिडर करते हैं आपकी मेरेजिस सिंड्रोम का। जब थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप में आपका जो इरोजन होता है ऑलमोस्ट 2/3 डायमीटर का होता है, ठीक है, तो ये इरोजन जो होगा वो ऑलमोस्ट 2/3 पार्ट होगा, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 2/3 पार्ट या फिर कंप्लीट वॉल अगर इरोड होती है, ठीक है, कंप्लीट वॉल अगर इरोड हो गई तो क्या कहते हैं हम लोग उसे फोर्थ टाइप कहते हैं। और मोस्टली जो फोर्थ टाइप होता है इसमें आपको परफोरेशन दिखेगा, ठीक है, इसमें आपको परफोरेशन दिखेगा। परफोरेशन कौन सी जगह पे हो सकता है, जहां पे आपका स्टोन फंसा हुआ है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सिस्टिक डक्ट में है तो सिस्टिक डक्ट का परफोरेशन हो सकता है। अगर ये यहाँ पर इन्फेंटिबुलम है तो इन्फेंटिबुलम से यहाँ पर
ये जो परफोरेशन है यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो जहां परफोरेशन हो रहा है उसके पार्ट या फिर उसके नजदीक कौन सा पार्ट होता है जनरली, अब यहाँ पे आपके सीबीडी है, ठीक है, सीबीडी है, उसके बाद में आपका यहाँ पे डिओडिनम भी है। तो बेसिकली आपके गॉल ब्लैडर के पास इंटेस्टाइन भी है और आपका सीबीडी भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो परफोरेशन हुआ उसकी वजह से फिस्टुला भी बन सकता है। ठीक है, तो फिस्टुला का मतलब हम सबको पता है कि कोई ऐसा ट्रैक बनना जो दोनों ऑर्गन के मतलब बीच में बिटवीन दे। ठीक है, तो जब ये फिस्टुला बनता है तो ये परफोरेशन की वजह से ही बनता है। अब उसकी वजह से क्या हो सकता है कि अगर मान लो यहाँ पे आपका सीबीडी है और ये सिस्टिक डक्ट, इन दोनों के बीच में अगर ये फिस्टुला बनेगा, ठीक है, ये दोनों के बीच में अगर फिस्टुला बनता है या फिर आपका जो कोलेस्ट्रॉल आपका जो इन्फर्निकुलम वाला पार्ट है, यहाँ से अगर स्टोन इंपैक्टेड था, यहाँ से आपका सीबीडी में एक फिस्टुला बनता है। ठीक है, जो कि मोस्ट कॉमन भी होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या कहेंगे, कोलेसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला। ठीक है, कोलेसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला, क्योंकि ये आपके आपका गॉल ब्लैडर और आपके सीबीडी में यहाँ पर फिस्टुला बन रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका गॉल ब्लैडर है इससे आपके इंटेस्टाइन में भी फिस्टुला बन सकता है। ठीक है, मान लो ये स्टोन यहाँ पे था और ये पूरी वॉल को इरप्ट किया और यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन के पार्ट में एक फिस्टुला बना, जिसे हम लोग कहते हैं कोलेसिस्टो इंटेस्टाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो जहां पे ये फिस्टुला बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर होता है। तो कोलेसिस्टो कोलिडोकल फिस्टुला कहाँ हो रहा है, आपकी गॉल ब्लैडर और आपके सीबीडी के अंदर। ठीक है, दूसरा कोलेसिस्टो इंटेस्टाइनल कहाँ हो रहा है, आपके गॉल ब्लैडर और आपके इंटेस्टाइन के बीच में। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो स्टोन है आपका यहाँ से आपके सीबीडी में आएगा या फिर आपका यहाँ से आपके इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, दो टाइप यहाँ पे हो सकता है। तो जब ये आपकी कौन से पार्ट में जा रहा है वहां पे अलग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब मान लो पहला ये यहाँ से निकला और आपकी बाइल डक्ट में आ गया। ठीक है, जो फिस्टुला बना आपके गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के बीच में, वहां से ये ट्रांसफर होता हुआ आपके बाइल डक्ट में आ रहा है, या फिर सिस्टिक डक्ट से निकल के भी आपके बाइल डक्ट में या फिर सीबीडी में अगर ये स्टोन इम्पैक्ट हुआ, वहां पे क्या होगा, दे फॉर्म ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होने के चांसेस है। कोलेंजाइटिस हो सकता है। कोलेंजाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ बिलियरी ट्री, जो हमने शुरुआत में ही पढ़ा। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ बिलियरी ट्री। ठीक है, कोलेंजाइटिस हो सकता है। व्हाइट बाइल हो सकता है। व्हाइट बाइल का मतलब क्या, मान लो कि आपकी जो सीबीडी है उसमें स्टोन फंसा है या फिर आपकी सीएचडी में स्टोन फंसा है। ठीक है, जो कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जो आपका गॉल ब्लैडर है वहां से जो भी म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, ठीक है, जो भी म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, जो बाइल है, वो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मली आपकी जो सीबीडी में आ रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल बाइल का होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि जब ये स्टोन यहाँ पर फंसेगा, ठीक है, जो बाइल पिगमेंट आना चाहिए, ठीक है, जो बाइल पिगमेंट क्या कर रहा है, आपके बाइल को एक स्पेसिफिक कलर दे रहा है, बराबर। और जो यहाँ पे आपकी गॉल ब्लैडर में म्यूकस सीक्रेट हो रहा है, अगर ये सीक्रेट कंटिन्यू होता गया और आपके बाइल पिगमेंट में मिक्सअप होता गया, तब आपका ये बाइल नॉर्मल कलर दिखाएगा। लेकिन क्या होगा कि जब बाइल पिगमेंट ये कम आएगा क्योंकि आपकी यहाँ पर स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन अगर ये जो म्यूकस सिक्रेशन ये कंटिन्यूस होएगा और ये कंटिन्यू होता हुआ आपका जो बाइल पिगमेंट है उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें आपका म्यूकस जो होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बाइल पिगमेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो क्या होगा कि ये जो बाइल दिखेगा वो व्हाइट कलर का दिखेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें म्यूकस का प्रमाण ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाइल पिगमेंट, और ऐसे बाइल को हम लोग व्हाइट बाइल कहते हैं। ठीक है, ऐसे पेशेंट में आपको व्हाइट बाइल दिखेगा। और नेक्स्ट फैक्टर आपका एक्यूट पैंक्रेयाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रेयाटाइटिस क्यों होगा, क्योंकि आपका जो पैंक्रेयाटिक डक्ट है ऑब्वियसली आपके सीबीडी के साथ अटैच होता है, बराबर। आपका जो पैंक्रेयाटिक डक्ट है सीबीडी के साथ अटैच होता है और ये आपकी डिओडिनम के सेकंड पार्ट में यहाँ पर ड्रेन करता है। ठीक है, तो ये अगर कॉमन बाइल डक्ट में आपका स्टोन फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपकी पैंक्रियास पे ये प्रेशर देगा और इसीलिए आपको एक्यूट पैंक्रेयाटाइटिस के भी सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बाइल डक्ट में आपको 4 फैक्टर दिख रहे हैं। एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है,
ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, दूसरा कोलेंजाइटिस, तीसरा व्हाइट बाइल और चौथा है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट आता है आपके इंटेस्टाइन का, जिसमें आपको मिलता है एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो जैसे हमने बात करी थी कि आपका जो कोलेसिस्टो इंटेस्टाइनल फिस्टुला होता है, उसमें क्या होगा, जो स्टोन है, मान लो ये स्टोन है और यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कि आपका ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर से ये स्टोन क्या करेगा, आपकी इंटेस्टाइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये फिस्टुला बना है। ठीक है, तो ये स्टोन यहाँ पे आपके इंटेस्टाइन में आएगा। मोस्टली यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का पार्ट या फिर जो स्टोन फॉर्मेशन का पार्ट होता है आपकी आइलियम में होता है। ठीक है, ये फिस्टुला फॉर्मेशन का पार्ट तो आइलियम में होता है, या फिर टर्मिनल आइलियम जिसे हम लोग कहते हैं। तो जो आपका टर्मिनल आइलियम का पार्ट होता है, उसमें यहाँ पे अगर स्टोन आ गया तो क्या होगा, ये स्टोन के पेरीफेरी में आपको फूड पार्टिकल यहाँ पर कलेक्ट होते हुए दिखेंगे, या फिर आपका जो भी आपका जो डाइजेस्टिव पार्ट है, ठीक है, आपके इंटेस्टाइन में जो हो रहा है, तो उसका यहाँ पे एक बोलस बन जाता है। ठीक है, ये बोलस क्या होगा, इसके पेरीफेरी में यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है वो पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी आईबीएस में हो रहा है, इसीलिए इसको दूसरा वर्ड यूज किया जाता है, गॉलस्टोन आईबीएस। ठीक है, गॉलस्टोन आईबीएस जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये जो टर्म होती है वो आपकी एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए यूज होती है ज्यादातर, लेकिन वो अगर गॉलस्टोन के रिलेटेड में है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको गॉलस्टोन आईबीएस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि वोमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, टेंडरनेस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एज ए इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जैसे सिम्टम मिलते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आपके पूरे सिम्टम्स या फिर आपके जो इफेक्ट होते हैं आपके गॉल ब्लैडर के स्टोन के, जिसमें आपका गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व हो सकता है, कॉमन बाइल डक्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर आपके इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिस्कशन हुआ हमारे गॉल स्टोन का। बेसिकली आपको एग्जाम में इतना लिखने को नहीं हो सकता है, फिर इसका एक्सप्लेन भी आप नहीं कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको कोलीलिथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अगर उसमें आपको लिखना है तो पहला आप लिखोगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द एक सेकंड, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आएगी कि यहाँ पर आपका जो कोलीलिथेसिस है उसका मतलब क्या है। इटियोलॉजिकल फैक्टर में आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो आपने यहाँ पे डिस्कस किए थे 7 फैक्टर, उसे आप इटियोलॉजिकल फैक्टर में यहाँ पर लिख सकते हो। पैथोलॉजी अगर लिखनी है आपको, ठीक है, पैथोलॉजी अगर लिखनी है तो मोस्टली आप यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जो मैंने पैथोलॉजी बताई आपको, कोलेस्ट्रॉल स्टोन की, वो मेंशन कर सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक यहाँ पर उल्लेख किया जाता है कि आप पैथोफिजियोलॉजी के साथ इसको लिखो तो ठीक है। और उसके बाद में आपको रिस्क फैक्टर मेंशन करने हैं, रिस्क फैक्टर जो कि 5 या निमोनिक्स में आपको मिल जाएंगे। और आपको इसके जो टाइप्स होते हैं, ये जो टाइप्स होते हैं, ये टाइप्स भी यहाँ पर मेंशन करने हैं। ठीक है, और ये जो इफेक्ट मैंने बताया, जो गॉलस्टोन आइलियस या फिर आपका जो साइलेंट स्टोन होता है, फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, इतना अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसमें से कुछ कुछ जो आपके फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका फ्लैचुलेंट डिस्पेप्सिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा है गॉलस्टोन कोलिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, एक्यूट क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस और आपका म्यूकोसिल, और अगर एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो आपका एम्पाइमा और कॉर्पोरेशन। इतने भी अगर आप सिम्टम लिख लेते हो तो भी यहाँ पे आपको अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोलीलिथेसिस में आपको बस इतना ही मेंशन करना है। अब आगे का जो पार्ट होता है आपका कोलिसिस्टाइटिस का होता है, जिसमें आपको एक्यूट और क्रोनिक दोनों दिखते हैं। और एक्यूट में भी आपको 2 टाइप्स दिखते हैं, जैसे कि कैलकुलस वाला और अकैलकुलस वाला। तो उसे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कोलिसिस्टाइटिस को पढ़ेंगे। ठीक है।